नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सिद्धार्थनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ ज्ञान स्थली विद्यालय का किया उद्घाटन। बोले भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को झटका। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत देने से इनकार। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट जाने की मौखिक टिप्पणी की। देवरिया जिले को कृषि मंत्री ने दी सौगात। 102 की 9 एम्बुलेंस और 108 की 11 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। वक्फ बिल को मुस्लिमों के लिए बताया फायदेमंद। संभल के गुन्नौर में झोला छाप डॉक्टर ने ली जान। डॉक्टर की लापरवाही से 2 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत। नोडल अधिकारी के निर्देश पर क्लिनिक सीज, डॉक्टर गिरफ्तार। एडा मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों का धरना। कवरेज के दौरान डॉक्टर अंकिता शर्मा ने पत्रकारों से किया अभद्रता। नाराज पत्रकारों ने अंकिता शर्मा के खिलाफ खोला मोर्चा। और बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य का बड़ा एक्शन। चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को किया गया सस्पेंड। शख्स को चौकी से छोड़ने के बदले मांगे थे पैसे। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बरेली से अहम खबर, जहां एसएसपी अनुराग आर्य का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। व्यक्ति को चौकी से छोड़ने के बदले पैसे मांगे गए थे। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के कस्बा चौकी का यह पूरा मामला है। तो व्यक्ति को चौकी से छोड़ने के बदले पैसे की मांग की गई थी। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश एसएसपी के द्वारा दिए गए। और अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां मोहनलालगंज सीएससी में लगी आग। पुराने खड़े कंडम वाहनों को आग ने अपनी चपेट में लिया। पुराना सामान रखे स्टोर रूम में भी आग की घटना सामने आई है। एसडीएम समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी नजर आई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुराने खंडहर जो वाहन थे उनमें आग की घटना सामने आई। इसके अलावा स्टोर रूम में जो तमाम माल रखा था वहां भी आग पहुंची है। तो लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुराने खड़े कंडम वाहनों में भीषण आग की घटना सामने आई है। पुराना सामान रखे स्टोर रूम में भी आग लगी है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग बुझाने के प्रयास में जुटी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। तो लखनऊ से अहम खबर, मोहनलालगंज सीएससी में आग की घटना सामने आई है। सीएससी के पुराने स्टोर रूम में और बाहर खड़ी कंडम कबाड़ा गाड़ियों में आग की घटना सामने आई है। पुराना सामान रखे स्टोर रूम में भी आग लगी। इस दौरान फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां योगी सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, जिसको लेकर सरकार ने देवरिया जिले को नई एम्बुलेंस की सौगात दी है। शासन की ओर से देवरिया जिले को कुल 37 एम्बुलेंस की सौगात मिली है, जिसके क्रम में शुक्रवार को 102 की 9 एम्बुलेंस और 108 की 11 एम्बुलेंस को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज 20 नए एम्बुलेंस सरकार द्वारा देवरिया जिले को मिले हैं, जिसका संचालन शुरू हो गया है। देवरिया जिले में लगभग 80 के करीब हमारे पास एम्बुलेंस हैं, जो 4 यहां के मेडिकल कॉलेज के पास हैं और शेष ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिनको कॉल करने पर वो हर रोगी, जो भी रोगी है उन तक पहुंचती हैं या पीएससी सीएससी से उठाती हैं, उनको लेकर सम्यक अस्पतालों तक पहुंचाती हैं। वक्फ बिल संशोधन बिल के पास होने के सवाल पर कृषि मंत्री शाही ने कहा कि भारत सरकार ने यह बिल पास किया है, जो गलत तरीके से लोगों को जमीनों पर काबिज दाखिल थे उनको यह नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आम मुस्लिमों को यह बिल फायदा पहुंचाने वाला है। 20 नए एम्बुलेंस सरकार द्वारा देवरिया जिले को मिले हैं, जिनका संचालन आज से शुरू किया जाएगा। देवरिया में लगभग 80 के करीब हमारे पास शासकीय एम्बुलेंस हैं, जो 4 यहाँ के मेडिकल कॉलेज के पास है और शेष ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और जिनको कॉल करने पर वो जो स्वस्थ रोगी हैं उन तक वो पहुँचती है या
PHC CHC से उठाती है और लेकर के उनको सम्यक अस्पतालों तक पहुंचाती है। पिछले वर्षों में यह प्रयास किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कि जो रिस्पांस टाइम है कॉलिंग सेंटर का जो था वो 28 मिनट से घटा करके अब 7-8 मिनट के भीतर बढ़ाया है और बहुत अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक उस एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, जिससे जिन रोगियों को आवश्यकता है उनको सुविधाएं समय से पहुंचाई जा सकें। और अगली अहम खबर नोएडा से, जहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव ऋतु माहेश्वरी आज स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए नोएडा पहुंची। यहां पर उन्होंने जिला अस्पताल के OPD का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सचिव ऋतु माहेश्वरी ने जिला अस्पताल के बाद भंगेल और बरोला के स्वास्थ्य केंद्रों का भी भ्रमण किया है। जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान CMO डॉक्टर नरेंद्र कुमार, CMS डॉक्टर रेणु अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि शनिवार को वह ग्रेटर नोएडा और देहात क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगी और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का समीक्षा बैठक करेंगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल अधिकारियों को विकास कार्यों की रिपोर्ट तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां जुमा की नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी। वैसे तो वक्फ संशोधन बिल लागू किए जाने को लेकर पहले से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन आज शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा किए जाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अधिक चाक चौबंद रही। शहर की विभिन्न मस्जिदों के आसपास नमाजियों के पहुंचने से पहले 12:30 बजे से ही SP कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर पुलिस और PSC जवानों का संरचना और वहां पर पहुंचना उनका शुरू हो गया। इस दौरान तमाम पुलिसकर्मी बलवा नियंत्रण साजो सामान से भी लैस दिखाई दिए। मस्जिदों के अलावा प्रमुख चौराहों और बाजारों सहित बस स्टैंड पर भी पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। बुलंदशहर के डिबाई तहसील क्षेत्र की मां सर्वमंगला वेलोन माता मंदिर जन आस्था का केंद्र है, जहां नवरात्रों पर देवी भक्तों की लगातार आवाजाही बनी रहती है। यहां विराजित देवी मैया का विग्रह श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करता है। इसलिए नवरात्र ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी यहां भक्त अपना माथा झुकाने पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। किंवदंतियों के मुताबिक ये मंदिर महाभारत काल में अस्तित्व में आया था, तभी से कायम आस्था समय बीतने के साथ बढ़ती जा रही है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मां सर्वमंगला बेलोन माता के मंदिर की है। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो महाभारत काल में आदिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आसमान मार्ग से गुजर रहे थे। इस दौरान देवी पार्वती को थकान का अनुभव हुआ, जिससे देवी के आग्रह पर दोनों विश्राम के लिए ठहर गए। माना जाता है कि महादेव के अर्धांगिनी सहित विश्राम करने वाला ये स्थान बैलों का वन था, जहां थकान के चलते माता पार्वती की आंख लग गई। भगवान ने कुछ समय बाद माता पार्वती से गंतव्य के लिए चलने का आग्रह किया, लेकिन पार्वती ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। इस पर महादेव ने उन्हें बताया कि अभी तुम्हारे यहाँ प्रवास का समय नहीं है। हालांकि उन्होंने माता रानी को यहाँ अपनी शक्ति का कुछ अंश छोड़ने की सलाह दी और बताया कि ऐसा करने पर कलयुग में ये स्थान सर्वमंगला बेला भवानी के नाम से जाना जाएगा। इसलिए माना जाता है कि देवी पार्वती ने यहाँ मूर्ति में स्वयं की शक्ति का अंश स्थापित कर दिया है। कालांतर में ये क्षेत्र ग्वालियर नाम के राज्य का हिस्सा था। इस बैल वन क्षेत्र में पशु चालक अपने पशुओं को चराने लाते थे, साथ ही यहाँ उगने वाली स्वादिष्ट पौष्टिक घास खाकर ले जाया करते थे। एक दिन अचानक कुछ चरवाहों की नजर एक पाषाण मूर्ति पर पड़ी, जिसे तेज प्रकाश पुंज निकल रहा था। ऐसा है, ये मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। अभी सतयुग की बात है, शंकर भगवान माँ पार्वती जी विचरण करते हुए आ रहे थे। यहाँ आकर के उनको थकान महसूस हुई। यहाँ बेलपत्रों का क्षेत्र था, ये बेलों का बगीचा कहिएगा, बेलों का बाग कहिएगा, बेलपत्र वगैरह का। तो यहाँ करके उन्होंने विश्राम किया है। एक शिला थी। माता जी पार्वती यहाँ आनंदित हुई
उनको थोड़ी सी निद्रा आई है। जब निद्रा आई है तो एक बच्चा यहाँ उनके पैर दबाते हुए उनको दिखाई दिया। तब जब निद्रा खुली तो शंकर भगवान से माँ पार्वती पूछने लगे, ये यहाँ इस जंगल में ये बच्चा यहाँ कहाँ कैसे आया? तो शंकर भगवान बताने लगे कि ये जब माता सती हुई थी उसी समय जब लेकर के जा रहे थे तो बाकी जगह तो अंग अंग गिरे हैं और यहाँ भी एक छोटा अंश गिरा था जिस अंश से उस बच्चे की उत्पत्ति हुई है। किंवदंती ये भी है कि मूर्ति से निकलने वाला प्रकाश आसपास मौजूद लोगों को शांति का सुखद अनुभव करा रहा था। इसके बावजूद चरवाहों ने मूर्ति के संबंध में किसी को भले ही नहीं बताया, लेकिन शांति प्राप्त करने के लिए वो अक्सर यहाँ पहुँचने लगे। कालांतर में माता बेला भवानी ने ग्वालियर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए, लेकिन राजा को सपना भ्रम लगा। एक दिन राज्य के भ्रमण पर निकले राजा ग्वालियर बैल वन क्षेत्र पहुंच गए और मूर्ति देखकर उन्हें स्वयं देखे गए सपने का स्मरण हो गया। चलते चलते मूर्ति के आसपास पहुंचने पर अलौकिकता देख आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने राजधानी से सिप हसा लारो सहित अन्य लोगों को बुलाकर संबंधित स्थान की खुदाई शुरू कराई, जिससे कुछ समय बाद ही एक पैर पर विश्राम मुद्रा वाला माता का विग्रह प्राप्त हुआ। अपनी गलती का एहसास करते हुए राजा ने मूर्ति के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांगी और मां को भव्य मंदिर निर्माण कराने का भरोसा दिलाकर काम शुरू कर दिया। इसका इतिहास ये है कि ये महाभारत काल से यहाँ पर निर्मित है, समझे। और ये जो है महाभारत काल में शिव जी और पार्वती भ्रमण को निकले थे। यहाँ पर आकर के शिव पार्वती ने कहा कि महाराज मैं थक चुकी हूँ, कुछ विश्राम करना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कही जैसी इच्छा महारानी आपकी। शिव जी और पार्वती दोनों यहीं इसी स्थान पर विश्राम करने को बैठ गए और तब काफी टाइम हो गया तो शिव जी ने कही कि चलो पार्वती अब बहुत काफी, अब तो आराम हो गया होगा। तो पार्वती ने अपनी अनिच्छा शिव जी को जताई और शिव जी से कही कि महाराज आप चले जाओ, मैं तो यहीं विश्राम करूंगी। ये कहकर के वो जमीन के अंदर समा गई। मंदिर के निर्माण कार्य के चलते ही नहीं, बाद में भी ग्वालियर का यहाँ लगातार पहुँचना बना रहता। उन्होंने राजकोष से ही मंदिर के देखरेख सहित पूजा अर्चना के प्रबंधन की भी व्यवस्था दी। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने भी मां बेला भवानी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया था। मंदिर की स्थापना के बाद यहाँ श्रद्धालु मां शेरावाली के दर्शन पूजन को पहुँचते हैं। माना जाता है कि यहाँ माथा टेके बिना नगरकोट यात्रा पूर्णता नहीं प्राप्त होती है। खास बात यह है कि मंदिर रामघाट और कर्णवास से बराबर दूरी पर है। साथ ही पतित पावनी मां भागीरथी स्थित नरोरा घाट भी बेला भवानी के नजदीक ही है। मंदिर के पुजारी लगातार कई पीढ़ियों से माता रानी की सेवा किए जाने का दावा करते हैं। ये भी बताया जाता है कि जमींदार भूप सिंह ने साल 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर पर मिले कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने मंदिर को 5000 वर्ष पुराना बताया। आस्था को लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि श्रद्धालु मंदिर की प्राचीनता साबित करने के लिए पौराणिकता साबित नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें भरोसा है कि माता बेला भवानी सर्व मंगल में सक्षम है। इसलिए यहाँ नवरात्र पर आसपास गांव के ही नहीं दूरस्थ इलाकों से श्रद्धालु पहुँचते रहते हैं। सभी माता रानी की कृपा से कल्याण का दावा भी करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर के डिवाई तहसील क्षेत्र के माँ बेला भवानी के मंदिर पर। देखिए बताया जा रहा है ये जो मंदिर है ये महाभारत काल का मंदिर बताया जा रहा है कि इसको मंदिर को करीब 5000 वर्ष हो चुकी हैं। लेकिन देखिए यहाँ जो ये सेवादार हैं लगातार देखा जा रहा है लगातार अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं
मंदिर के जो जितने भी देखिए अगर बात की जाए लगातार जो यहाँ के जो लोगों का कहना है ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिसकर्मी चारों तरफ लगे हुए हैं। अगर देखिए भक्तों की बात करें, श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु लगातार यहाँ देखिए कतार में लगे हुए हैं। लाइन लंबी लगी हुई है, करीब देखा जा रहा है कि 100 से 200 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और देखिए मंदिर की अगर बात करें, तस्वीरों की बात करें तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लगातार देखिए माता का जो मंदिर है, माँ जो बेला भवानी का जो मंदिर है, ये देखिए मेरे कैमरामैन वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए माता का जो दिव्य दरबार है, माता की बताते हैं कि ये जो मूर्ति है करीब बताया जा रहा है कि 5000 वर्ष पुरानी महाभारत काल के समय की मूर्ति है। अम्मा से पूछते हैं, अम्मा जी क्या नाम है? मैं यहीं की हूँ, नाम बताओ। मेरा नाम उषा है। अच्छा अम्मा, माता के दर्शन करने आई हो, कैसी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आप क्या नाम है? नरोत्तम सिंह प्रजापति। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए? हाँ, माता के दर्शन करने के लिए। कब से आते हो दिल्ली से? काफी साल हो गए दिल्ली आते थे। बहुत दिन हो गए। हाँ। मनोकामना माँ पूरी करती है? पूरी करती है। श्रद्धालुओं की बात करें या पुलिसकर्मियों की बात करें, सभी के चेहरे पे खुशी की लहर है और सभी अपने सच्चे मन से ड्यूटी दे रहे हैं। हम भी माता रानी से यही बात अरदास करते हैं कि सभी की मनोकामना माँ पूर्ण करे। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गाजियाबाद से खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आई टीम की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ एटा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अंकिता शर्मा ने अशोभनीय व्यवहार किया, जिससे पत्रकारों में गहरा रोष फैल गया। डॉक्टर अंकिता शर्मा ने पत्रकारों से अभद्रता करते हुए गेट बंद करवा दिया, जिससे कवरेज करने में पत्रकारों को समस्या आई। ये पहली बार नहीं हुआ है जब डॉक्टर अंकिता शर्मा का पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार सामने आया है। वह पूर्व में भी ब्लड बैंक की एचओडी रह चुकी हैं। अंकिता पहले भी पत्रकारों के साथ ऐसे ही व्यवहार की घटनाओं में शामिल रही हैं। पत्रकारों ने इस व्यवहार के विरोध में मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि पेशेवर तरीके से काम कर रहे पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार न केवल अनैतिक है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठता है। जबकि सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों अफसरों को पत्रकारों के साथ शालीनता के साथ व्यवहार करने के सख्त निर्देश है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से 2 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मच गया और स्वास्थ्य विभाग व पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। नोडल अधिकारी विराज यादव के निर्देश पर झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही। घटना के बाद प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कई झोला छाप डॉक्टर फरार हो गए और पुलिस व स्वास्थ्य विभाग अब इन अवैध क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। हमारे अस्पताल में, जिला अस्पताल अयोध्या में एंटी रेबीज वैक्सीन प्रचुर मात्रा में है और रोजाना करीब 50-60 ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो। श्रावस्ती के इकोना थाना के कुम्हारनपुरवा शिवाजोत में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मृतका की 8 साल पहले शादी हुई थी और मृतका एक 3 माह की बच्ची की मां थी। वहीं मृतका के पिता ने पति समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी को जन्म देने से ससुराली पक्ष नाराज था, इसी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ज़्यादा परेशान कर रहे थे सर और उसको मार के लटा दिए। फिर पता चला, हम लोग गए वहाँ पे कोई सबूत नहीं है सर कि उसका फांसी भी बता रहे हैं लगाई गई है। वहाँ पे कोई सबूत सर नहीं है कि उसकी फांसी लगाई गई है। नीचे बेड है, ऊपर पंखा है, पंखा में जितना कचरा धूल था वो सर सब जमा हुआ है और वहाँ कोई सबूत नहीं दिख रहा है। वो तो भगवान जाने की क्या किए हैं इन लोगों ने और हम लोग बहुत परेशान हैं सर। केहका मार दें आपके बिटिया का नाम बिटिया का कई साल उम्र है? 26 साल। कहाँ शादी की है? के ही सियाराम लड़का का नाम जिसके साथ शादी आपने किया था? दद्दन यादव।
पीलीभीत के कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के गांव भसूड़ा चौराहे पर सब्जी की दुकान लगाकर घर का गुजारा करने वाले सुरेश कुमार राठौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार शाम को पड़ोस के सब्जी दुकानदार भारत सिंह राठौर, वीर सिंह राठौर और होमगार्ड सियाराम राठौर दुकान पर आए और बोले सब्जी को महंगे दामों पर बेचो, मार्केट खराब हो रहा है। जब मना किया तो तीनों लोगों द्वारा मारपीट की गई। इस दौरान छात्र अमन अपने पिता को बचाने आया तो उसके सर पर लोहे का बांट मार दिया गया, जिससे वो छात्र अमन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बीसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया। इसके बाद परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए बरेली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सब्जी बेच रहे थे, मसूड़ा हमारा अमन सब्जी दुकान में बैठा था, तो वो अपनी सब्जी मद्दी बेच रहे थे। तो इन लोगों ने वीर सिंह बोले थे कि वो आधी मद्दी बेचो तो तुम्हारा मारेंगे हम। तो किस चीज़ से मारा अमन को? उन्हें बातों से मारा, बातों से, लोहे की बातों से। कहाँ पे मारा? सिर पे मारा था। और उसकी हालत कैसी है? अपनी दुकान पर मान निकला है, हमारी दुकान पर। उनकी हालत, अमन की हालत कैसी है? उनकी अमन की हालत बढ़िया ना है, अब बेच मिले खत्म हुई है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। फिर से खबरों में आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। झांसी में वक्फ बोर्ड के फैसले के मद्देनजर शुक्रवार को जुमे की नमाज शांति के साथ अदा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी और सीओ सिटी स्नेहा तिवारी की मौजूदगी में पुलिस फोर्स के बीच मरकज मस्जिद और रजा मस्जिद में नमाज अदा कराई गई। इसके साथ ही फ्लैग मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया गया। सभी मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट गए। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और मुस्लिम बस्तियों में या मस्जिदों के सामने विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई रिएक्शन या कोई बात हो तो तत्काल उसका समाप्ति कराया जा सके और उस पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी मस्जिदों पे हमारी फोर्स लगाई गई है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पे नगर में और पूरे जनपद क्षेत्र में हमारी फोर्स लगाई गई है। हम सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ और सभी थानाध्यक्ष और सभी फोर्स जो है आज हमारी क्षेत्र में है और शांतिपूर्वक नमाज संपन्न कराई जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। बांदा में दबंगों के हौसले कुछ इस तरह बुलंद है कि पुलिस का कोई भी खौफ नहीं बचा है। इन दबंगों के अंदर यूं कहें कि पैसा बोलता है, या ये कह सकते हैं कि पैसे के सामने पुलिस भी नहीं बोलती है। ऊपर से पुलिस का ही डंडा इस्तेमाल होता है। पुलिस का डंडा छीनकर अवैध खनन व परिवहन में संलिप्त दबंगों ने मौके पर मौजूद पुलिस का डंडा छीनकर दलितों के साथ पिटाई की। महज इस वजह से मारपीट की गई क्योंकि बस्ती के सामने से तेज रफ्तार में निकल रहे ट्रैक्टर को दलित बस्ती के लोगों ने थोड़ा धीमे चलाने के लिए कहा। आपको बता दें कि यह पूरा मामला इंदिरापुरवा थाना मटोंद का है। मैं खड़ा था, मारपीट की। हाँ, किन लोगों ने मारपीट की? नीरज तिवारी। हाँ, और उसके अन्य भाई ने दबंगी से। आप लोगों ने मौके पुलिस बुलाया था? जी, मौके पुलिस बुलाई। पुलिस भी साथ में थी। पुलिस का डंडा ही लेके मुझे मारपीट की। हाँ, आप लोगों को पुलिस का डंडा लेके मारा? पुलिस क्या कर रही थी? कुछ नहीं बोली थी। अभी आप कप्तान साहब के पास गए थे, तब क्या हुआ? कप्तान साहब के पास गए थे, अभी बोल रहे थे कि तुम जाओ घर, इसके बाद 1 घंटे बाद हमारी डॉक्टरी होगी। काहे रो रही हो? कहाँ जान हम को का कहता है? ऐसे अच्छा है कि उनके ट्रैक्टर के तरह आकर मर जानता है। मनी तो कौन है ट्रैक्टर वाले? राजकुमार है, घर का गांव का बारू माफिया, घर के बगल से रहा था। तो मारने की भी धमकी दी है? हाँ, कह रहा था कि बार बना लेना, तुम हमारे जाओ, तुम्हारे एक बार छोटा भाई कहा था हेमंत कह रहा कि कुछ हुआ अगर कहूँ ट्रैक्टर हम आप फंस जाएंगे तो तुम्हारे घर में घुस के मर गए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं